अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की बहुत ही मशहूर और मारूफ इमारत लाल किले के पास में ही। यह दोस्तों मेरे पीछे जो आपको इमारत दिख रही है, ये दिल्ली का लाल किला है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि यहाँ का मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल आज वो घड़ी आ गई है, मैं पहुंचा हूँ लाल किले का व्लॉग बनाने के लिए। आज अंदर जाकर इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर कौन कौन से मोनूमेंट्स हैं इसको मैं पूरा बताऊंगा। लिटरली ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं पहले टिकट लेने के लिए, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर बात करें लाल किले की तामीरी की, तो लाल किले को 5वें मुगल शहंशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था सन 1638 ईस्वी में। यह दोस्तों 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और अपने रहने के लिए ये खूबसूरत सा किला तामीर करवाया था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस किले का नक्शा, इस किले का आर्किटेक्चर बादशाह शाहजहां के बहुत ही खास थे। उस्ताद अहमद लाहौरी, उन्होंने इसका नक्शा बनाया था। और ये किले की दीवार के पास में आप चौड़ी सी नाली देख रहे होंगे, चौड़ा सा कैनाल देख रहे होंगे। इस कैनाल के अंदर यमुना नदी का पानी उस जमाने में बहकर आया करता था। यह दोस्तों उनके इंजीनियर ने इस तरह का इसमें नक्शा बनाया था, इस तरह का इसमें आर्किटेक्चर दिया था कि दीवार के अंदर एक ऐसी दरार थी, उस दरार में से यमुना का पानी रिसता हुआ इस कनाल के अंदर आता था। और इस कनाल के अंदर बादशाह शाहजहां ने बहुत ढेर सारे खूंखार मगरमच्छों को पाल रखा था। जी हाँ दोस्तों, जो भी इलीगल तरीके से किले में दाखिल होने की कोशिश करता था, उसको मार काट के इसी नदी में, इसी कैनाल में फेंक दिया जाता था, जो कि फेंकने के बाद मगरमच्छों का शिकार बनता था। क्योंकि उस जमाने में मुगल सल्तनत की बहुत से लोगों से दुश्मनी थी। जो कोई भी अटैक करता था या दीवार पे चल के किले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता था, तो उसको बीच में ही मार दिया जाता था और मारने के बाद उसको इसी कैनाल में फेंक दिया जाता था। सोचिए जरा, मुगल शहंशाह शाहजहां अपने दुश्मनों को कितनी खतरनाक मौत देते थे। फिलहाल अब चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर बात करें कि लाल किले को लाल किला क्यों कहा जाता है, क्या वजूहात है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि पूरा ये इमारत जो है लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनी है। इसी निस्बत से इसको लाल किला कहा जाता है। दोस्तों, किले की दीवार के ऊपर जो बड़े बड़े आप मोकले देख रहे होंगे, इसने इस तरह से आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था कि किले के अंदर वाला शख्स इन मोकलों में से बाहर वाले शख्स को देख सकता है, लेकिन बाहर वाला शख्स अंदर वाले शख्स को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। माशाल्लाह, क्या कारीगरी रही होगी। सो फिलहाल अब मैं पहुंच चुका हूँ टिकट काउंटर की जानिब। फिलहाल सबसे पहले टिकट लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ये देखिए, भारतीय पुरुषों की लाइन है। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे टिकट मिल चुका है। अगर बात करें टिकट की कॉस्ट की, तो इंडियन सिटीजन का एक टिकट है 80 रुपए का, जिसमें 2 म्यूजियम भी ऐड है। अगर आप विदाउट म्यूजियम का टिकट लोगे तो वो पड़ेगा 50 रुपए का। और यही टिकट विदेशी टूरिस्ट के लिए है 950 रुपए का। मुझे म्यूजियम में विजिट करने हैं तो मैंने टिकट लिया 80 रुपए वाला। दोस्तों, अगर आप यूपीआई आईडी यूज करते हैं तो यूपीआई आईडी यानी कि क्यूआर कोड से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अंदर। फाइनली गाइस, ये जो मेरे पीछे छोटा सा गेट दिख रहे हैं, इस छोटे से गेट में दाखिल होते ही हम लोग मेन एंट्रेंस से पहुंचेंगे, जो कि लाल किला का मेन एंट्रेंस है। पहले ये छोटे वाले गेट से हम लोगों को पास होना है। या दोस्तों, तो चलते हैं इस गेट की जानिब पहले। वाह दोस्तों, जैसे ही आप इस गेट के पास पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल तोपें रखी हुई मिलेंगी, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। फिलहाल आप चलते हैं मेन गेट की जानिब। ये देखिए, बहुत ही मजबूत दीवारें बनी हुई है उस जमाने की, लाल बलुआ पत्थर से, और इस पे ऊपर चूने की पुताई हो रखी है। फिलहाल अब जो मेन गेट आ रहा है, इसको लाहौरी गेट भी कहते हैं और मेन गेट भी कहते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या खूबसूरत इमारत है, वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसको लाहौरी दरवाजा भी कहते हैं और मेन दरवाजा भी कहा जाता है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इमारत है ये। दोस्तों, मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस व्लॉग में मुझे लग रहा है कि जितना लंबा हो जाए कम है, क्योंकि इसमें इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। अभी मैं अंदर किले के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ हूँ और इतने सारा कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये सामने जगह देख रहे हैं, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को और 26 जनवरी को स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। आपने अक्सर टीवी में देखी होगी ये जगह। तो फिलहाल गेट ही इतना अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता कि बस मन कर रहा है कि गेट का ही दीदार करते रहो। लेकिन मेरे आने का पर्पस गेट दिखाना नहीं था, मेरा आने का पर्पस है कि अंदर पूरा एक्सप्लोर करूं, आपको किले को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर। तो फाइनली दोस्तों, जैसे ही आप गेट के अंदर दाखिल होगे लाहौरी गेट के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक इंडोर मार्केट, जिसको छत्ता बाजार भी कहते हैं। छत्ता बाजार यानी कि छतरी वाला बाजार।
जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह का बाजार है जैसे कि आपने कभी तुर्की विजिट किया होगा या कभी तुर्की का मार्केट देखा होगा। तुर्की का ग्रैंड बाजार है, वो बाजार भी इसी तरीके का मार्केट है। माशाल्लाह देखिए ऊपर गुंबदों के अंदर कितना अच्छा नक्काशी का काम हुआ है, जो कि बिल्कुल खस्ता हाल में है। शायद अभी रेनोवेशन का काम होना बाकी रह गया है। तो काफी बिजी मार्केट है ये। और देख सकते हैं यहाँ पर चीजें भी काफी सस्ते दामों में मिल रही है। 500 रुपए में आपको शॉल ले सकते हैं, वुलन शॉल ले सकते हैं। 500 रुपए में भी है और 300 रुपीज में भी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है लेडीज के लिए स्पेशली। वैसे जेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मोस्टली लेडीज आइटम ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मार्केट है, संडे की वजह से रश ज्यादा है। वैसे आप अगर कभी यहाँ पर व्लॉगिंग करने आ रहे हो या कभी एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में आएं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि मंडे वाले दिन लाल किला क्लोज रहता है। कभी भी मंडे को आने की गलती ना करें। मंडे को पूरा दिन लाल किला क्लोज रहता है, किसी को भी इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो सब इस तरह के आइटम मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी मैंने गॉगल्स ट्राई किया था तो 100 रुपए में गॉगल्स दे रहा था, कोई सा ले लो। आई डोंट नो वो डुप्लीकेट था क्या था। हाँ 100 रुपए का होगा तो डुप्लीकेट ही होगा। तो आज रश ज्यादा है क्योंकि आज संडे का दिन है। माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि इस मार्केट को छत्ता बाजार कहा जाता है, छाते वाला बाजार। तो उस जमाने में भी इसमें छोटा मार्केट लगा करता था, शाहजहां के जमाने में, जो कि आज भी मार्केट लगा हुआ है, बदस्तूर जारी है। जो मुगल या सल्तनत ने जो रीत शुरू की थी बाजार की, वो रीत आज भी है। बस बाजार का थोड़ा रुख बदल गया है, लोग बदल गए हैं, आवाम बदल गई है। तो इस छत्ता बाजार के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं इस तख्ती पे जो लिखा हुआ है। फिलहाल आप छत्ता बाजार से हम लोग मेन इंटर से दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों इस सामने जो आप इमारत देख रहे हैं लाल लाल, ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन। पहले ये देख लें, नौबत खाना है। जैसे आप छत्ता बाजार से एंट्रेंस होंगे तो आपको दिखेगा नौबत खाना। जी हाँ, नौबत खाना मतलब ये है एक संगीत महल हुआ करता था। लोग इस नौबत खाने के अंदर बैठ के उस जमाने में नौबत बजाया करते थे, शनाई बजाया करते थे। कोई तबला बजाता था, कोई इसमें शनाई बजाता था। तो इसी निस्बत से इसको नौबत खाना कहा गया है। ये मेन एंट्रेंस से जैसे अंदर आओगे तो ये नौबत खाना एक बहुत बड़ा दरवाजा आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस नौबत खाने के दरवाजे के अंदर देखिए, ये नक्काशी का काम हुआ है और कुरान की आयतें लिखी हुई। ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तारीफ करना होगी मुगलों की हर इमारत की। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ अरबी की इमारत, अरबी की आयत जरूर लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिलहाल चलते हैं अब अंदर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम किया हुआ है इस गोल गुम्बद के ऊपर। ये गुम्बद के अंदर का नक्शा दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये नौबत खाने का दरवाजा है। इसके ऊपर बैठकर ही जो उनके संगीतकार हुआ करते थे वो शहनाई बजाया करते थे, तबला बजाया करते थे। इसी वजह से इस प्रेमिसेस को नौबत खाना कहा जाता है। एक नौबत खाना छत्ता बाजार के पास में भी है, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो दोस्तों सामने जो आप इमारत देख रहे हो लाल ब्लू पत्थर से आपको दिख रही है, ये है दीवाने आम। जी हाँ दोस्तों, दीवाने आम वो जगह है जहाँ पर बादशाह सलामत, बादशाह शाहजहां और उनके जो भी और बाद की औलादें हुई हैं, वो अपनी आवाम की जो भी मसले मसाइल थे, जो मुश्किलात थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उनको सुना करते थे बैठकर। दीवाने आम में एक बहुत ही ऊंचा सा एक सिंहासन बना रखा था, जो कि बादशाह और पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनाया गया था। ये तख्तियों पर लिखा हुआ है दीवाने आम के बारे में, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पूरी डिटेल में लिखा हुआ है दीवाने आम क्या है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ इंग्लिश में है और एक तरफ हिंदी में है। दोनों तख्तियों का पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि दीवाने आम क्या है और दीवाने आम की तामीरी क्यों कराई गई थी। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये तख्त ताऊस देख रहे हैं, ये ऊपर रखा हुआ है, दीवान है। यहाँ पर बादशाह सलामत आकर बैठा करते थे और दीवाने आम है। यहाँ पर आम लोगों की सुनवाई होती थी, जो भी उनकी आवाम की मुश्किलात होती थी बादशाह सलामत उनको बैठ कर सुना करते थे। इस तख्त का जो निर्माण करवाया था, इस तख्त को यहाँ रखा गया था बिल्कुल सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की तर्ज पे रखा गया था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था उस पर बैठकर वो अपनी आवाम की, अपनी जो उनकी कौम थी बनी इजराइल सुना करते थे। उसी तर्ज पर बादशाह शाहजहां ने अपने लिए भी एक ऐसा दीवाने आम बनाया था। इसी निस्बत से इसको दीवाने आम कहा जाता है। यहाँ पर आम लोगों की जनसभाएं हुआ करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक जलील कदर पैगंबर रहे हैं और कुरान करीम में भी उसका जिक्र है। वो एक इंसाफ परस्त बादशाह थे और उन्होंने लगभग पूरी दुनिया पे हुकूमत की थी।
उसी तर्ज पे शाहजहां रहमतुल्लाह तआला ने भी अपने लिए एक दीवाने आम का निर्माण करवाया था और उसको यहाँ पर रखा था और हर आम इंसान को यहाँ पर आने की इजाज़त थी। उसको जो भी मुश्किल थी, जो भी परेशानी थी, वो यहाँ पर अपनी परेशानी बताया करता था और बादशाह सलामत उसकी परेशानी को सुना करते थे और उसकी परेशानी का हल निकलवाया करते थे अपने सलाहकारों के ज़रिए। अब चलते हैं दूसरे मॉन्यूमेंट्स की जानिब। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है हयात बख्श और एक जगह लिखा है दीवाने खास। जी हयात बख्श एक बाग है। हयात बख्श एक बाग है जिसके 3 कॉर्नर हैं। एक को कहते हैं सावन मंडप, एक को कहते हैं भादो मंडप और एक को कहते हैं जफर महल। जी हाँ, वहां बाद में जाएंगे। पहले ये मैं आपको रंग महल दिखा देता हूँ। रंग महल के चारों तरफ ये खूबसूरत सी झील है, नहरनुमा। दोस्तों बादशाह शाहजहां ने इस रंग महल का जो निर्माण करवाया था उसके चारों तरफ ये पानी की झील बनवाई थी जिसको नहर बहिश्त कहते हैं। नहर बहिश्त यानी कि जन्नत की नहर। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि जन्नत में बहुत खूबसूरत नदियां हैं, चारों तरफ बाग बगीचे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बना रखा है कि कुछ पुराने बादशाह अपने स्मारक को, अपने मकबरों को इस तरह से बनाया करते थे कि चारों तरफ हरियाली हो, खूबसूरत बाग हो और चारों तरफ नदियां हों। लेकिन बादशाह शाहजहां ने अपने जीते जी ऐसा महल बनाया था और उस पर उन्होंने दर्शाया था कि अगर जिंदगी में, जिंदा लाइफ में अगर कहीं जन्नत देखना चाहते हो तो वो ये है। ये देखिए, इस तख्ते पे नहर बहिश्त के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। नहर बहिश्त के पास में ही है एक रंग महल। जी हाँ, और ये नीचे तहखाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये नीचे तहखाने का रास्ता है और इसको बंद कर दिया गया है, शायद जाने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों नहर बहिश्त के पास में ही है एक खूबसूरत सा रंग महल। रंग महल है, यहाँ पर खूबसूरत उनके रंगारंग प्रोग्राम हुआ करते थे और इस महल के अंदर रिवायत में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शाहजहां की बेगम थी इस महल के अंदर आराम फरमाती थी। और एक महल आगे भी है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बहरहाल ये जो रंग महल है इसके अंदर जो मुगलिया सल्तनत के जो स्पेशल लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे। ये भी नीचे एक तहखाने की तरफ रास्ता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो आपको व्हाइट संगमरमर की इमारत बनी हुई दिख रही है ये है दीवाने खास। जी हाँ, अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लोर करके दिखाया था दीवाने आम। वो आम लोगों की वहां पर जनसभाएं हुआ करती थी, लेकिन अब मैं आपको जो वहां पर लेकर चल रहा हूँ ये जगह है दीवाने खास। पहले इसके बारे में पढ़ लें कि दीवाने खास है क्या। इस तख्ती पर दीवाने खास के बारे में पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, पहले आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों ये है दीवाने खास। ये वो जगह थी जहाँ पर बादशाह सलामत अपने खास मंत्रिमंडल के साथ बैठकर यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। कुछ जो खास और खुसूसी फैसले हुआ करते थे बादशाह शाहजहां और उनकी बाद की दीगर औलादें, वो इस तख्त पर बैठकर जो खुफिया मीटिंग्स होती थी और कुछ खास लोगों से मुलाकात करनी होती थी, कुछ खास लोगों से राय मशवरा लेने होते थे, तो वो ये जगह उनके लिए थी। दीवाने आम अलग सजता था और दीवाने खास अलग सजता था। तो ये उनकी जो स्ट्रेटेजी थी मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की कि आम लोगों की जनसभा अलग होती थी और खास लोगों की जनसभा यहाँ होती थी। इसी वजह से इसको दीवाने खास कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट संगमरमर से एक कुर्सी नुमा एक चीज बनी हुई है, एक सिंहासन बना हुआ है। ये है दीवाने खास। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, बादशाह शाहजहां अपने जो खास लोग हुआ करते थे, उनके फौज के सेनापति, उनके फौज के वजीर आजम, वजीर आला, उनको बैठाकर इस जगह पर राय मशवरा लिया करते थे और उनकी सुना करते थे। जहाँ कुछ भी अपनी आवाम के जो खुफिया फैसले होते थे वो इस जगहों पर बैठकर किए जाते थे। अपने खास लोगों में खास लोगों के फैसले किए जाते थे, इसीलिए इस जगह को दीवाने खास कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दीवाने आम अलग था और दीवाने खास ही अलग है। इसको बनाया भी बहुत खूबसूरती से है। देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम हुआ हुआ है, व्हाइट संगमरमर से काम हुआ हुआ है। इसकी खूबसूरती में आपको ईरानी अफगानी कलाकृति देखने को मिल जाएगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों दीवाने खास के पास में ही है ये एक महल। रिवायत में आता है कि बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के साथ में इस महल में भी आराम कभी कभी किया करते थे। और कुछ रिवायत में आता है कि बादशाह शाहजहां या उनके खास लोग इस महल में आराम किया करते थे, क्योंकि इस महल के पास में ही है हम्माम यानी कि लैट्रिन बाथरूम। इस महल के अंदर में से ही दरवाजा हुआ करता था हम्माम में जाने का। और बाकी मुकम्मल जानकारी इस तख्ती पर लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये है मुगल सल्तनत का शाही हम्माम, जिसको स्नान घर भी कहते हैं हम लोग।
तो इसका रास्ता एक महल के अंदर से हुआ करता था और एक रास्ता बाहर से भी हुआ करता था। फिलहाल हम लोगों को अब यहीं से इसका दीदार करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। आप यहीं से देख सकते हैं मुगल शहंशाह शाहजहां का शाही स्नानघर यानी कि शाही हम्माम। दोस्तों आप ये सामने इमारत देख रहे हैं, 3 गुंबदनुमा इमारत, ये मोती मस्जिद है। माशाल्लाह ये बहुत मेन मोनुमेंट्स है। दोस्तों ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद की तामीरी बादशाह औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए करवाई थी। जी हाँ दोस्तों, जब बादशाह औरंगजेब ज़ईफ हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे और आपको दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आपसे चल नहीं मिलता था, तो आपने सोचा क्यों ना मैं अपने महल के पास में ही, अपने हमाम के पास में ही एक मस्जिद की तामीरी करवाऊं। तो इसी तर्ज पर आपने अपने महल के बिल्कुल नजदीक में ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको आप देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद है। जी हाँ, ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद के पास में ही हम्माम है और हम्माम के बिल्कुल बराबर में ही बादशाह औरंगजेब का महल हुआ करता था। वो महल की तामीरी तो बादशाह शाहजहां ने कराई थी, जो कि आपके वालिद साहब थे, लेकिन इस मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया है, इस मोती मस्जिद की तामीरी कराई थी बादशाह औरंगजेब ने, जो कि आप देख सकते हैं। ये मोती मस्जिद का गेट है जिसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोती मस्जिद का गेट पर ताला पड़ा है। बड़ा अफसोस कि यहाँ पर एक वक्त की भी नमाज अदा नहीं होती है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों देखा आपने, मोती मस्जिद है। अब कुछ साल पहले इसके अंदर जाने की इजाजत हुआ करती थी और इसकी एंट्री फीस लगती थी, 10 या 15 रुपए का टिकट लगता था, अब से करीब 15-20 साल पहले। लेकिन फिलहाल अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जो कि मेरी समझ से परे है। दोस्तों इस तख्ती पर आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ हयात बख्श बाग में। जी हाँ दोस्तों, हयात बख्श बाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है सावन मंडप, दूसरा है भादो मंडप और तीसरा है जफर महल। इस तीनों कोनों में जो हयात बख्श बाग है उसको बांटा गया है। ये सावन मंडप है। जी हाँ, आप देख सकते हैं 3 दरनुमा इमारत बनी हुई है। जब सावन का महीना हुआ करता था और बारिशें हुआ करती थी, तो बादशाह के खानदान के कुछ खानदानी लोग, कुछ शहंशाही लोग इस खानका के अंदर बैठा करते थे और सावन की आने की खुशी मनाया करते थे और यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम हुआ करते थे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इमारत है, जो कि सफेद संगमरमर से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत अंदर नक्काशी का काम हुआ है। और दोस्तों सावन मंडप के आगे जो है एक नाली नुमा एक नहर सी बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं नहर नुमा नाली बनी हुई। जब बरसात का पानी होता था तो इस नहर में सारा पानी बहता हुआ दूसरी जानिब जाता था। और अब मैं आ गया हूँ हयात बख्श के दूसरे कॉर्नर पे, इसको हम लोग कहते हैं जफर महल। दोस्तों आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने लिए ये महल तामीर करवाया था और आपकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मुझे इसी महल में दफनाया जाए, पर अफसोस कि उनको ये जगह नहीं मिल सकी दफन होने के लिए, क्योंकि उनको रंगून में कत्ल किया गया था, वहां पर आपको शहीद किया गया था। वहीं पर ही आप बहादुर शाह जफर ने एक शेर कहा था कि इतना बदनसीब है ए जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल सकी कुए यार में। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। तो दोस्तों ये सावन मंडप का, हयात बख्श बाग का ये दूसरा कॉर्नर था। सावन मंडप, उसके सामने है जफर महल और इसके ठीक सामने हम लोग जा रहे हैं अब भादो मंडप में। जी सावन मंडप में मैंने बताया आपको कि बरसात का पानी आता था और जो नहरनुमा नाली बनी हुई है वहां पर बरसात का पानी उस नहर में इकट्ठा होकर दूसरी जानिब बहता हुआ जाता था, जो कि भादो मंडप में जाके स्टोर हो जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको इमारत दिख रही है, ये है भादो मंडप। सेम डिट्टो वैसी ही है जैसे सावन मंडप है, उसी तरह से सेम वैसी इमारत बनाई गई थी भादो मंडप। बस थोड़ा सा फर्क है, सावन मंडप में नालीनुमा नहर बहती हुई जाती है और भादो मंडप में नहर नहीं है, एक पानी का कुंड है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो अब चलते हैं अगले मॉन्यूमेंट्स की जानिब, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं इस तख्ती पर लिखा हुआ है टी हाउस। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद इस किले का पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया था, तब उन्होंने अपने आराम के लिए इस किले के अंदर एक कोने में अपने लिए एक टी हाउस बनवाया था। ये उनका रिफ्रेशमेंट का एक हाउस था। खाली समय में अंग्रेज लोग यहाँ पर आया करते थे और चाय कॉफी का लुत्फ लिया करते थे। उसी निस्बत से इसको टी हाउस कहा जाता है, जो कि बंद हो चुका है। यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों टी हाउस को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम के अंदर। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है म्यूजियम में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आप म्यूजियम विजिट करना चाहते हैं एंट्री फीस के साथ में, तो आपको 80 रुपए का टिकट लेना पड़ता है।
जी हाँ, अगर आप सिर्फ लाल किला विजिट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और म्यूजियम घूमना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, और आप फिर उसके बाद म्यूजियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने 80 रुपये का टिकट लिया था और अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम के अंदर, और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये सामने जो कैप दिख रही है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैप है। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, ये उनकी पर्सनल कैप है जो कि वो लगाया करते थे। अब इस म्यूजियम के अंदर आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए मेरे साथ इस तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये सामने डिस्प्ले के अंदर 2 तलवारें रखी हुई आपको दिख रही होंगी। जी हाँ, ये 2 तलवारें रखी हैं डिस्प्ले के अंदर। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पर्सनल तलवार है जिसको आप हमेशा अपने साथ में रखा करते थे। और दोस्तों ये देखिए, इस डिस्प्ले के अंदर एक कार्ड रखा हुआ है, शायद लाइट की वजह से आप लोग ना देख पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद हिंद फौज के एक फौजी का आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें इसमें सन भी मेंशन है 1943। अगर आप लाल किले आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे आपको अवशेष मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना बलिदान दिया है हमारे वतन, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में। ये देखिए, ये चेयर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस पर आप सुभाष चंद्र बोस बैठा करते थे। माशाल्लाह। तो इन सब चीज़ों को अभी भी पुरातत्व विभाग ने संभाल के रखा हुआ है जिसकी तारीफ करना होगी। अब चलते हैं दूसरे म्यूजियम की जानिब। तो दोस्तों, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी आज़ादी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे निशान मौजूद हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाबा अजवाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने बलिदान दिए हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली है। तो दोस्तों, उस ज़माने में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था जंग आज़ादी की लड़ाई में, जिनके अवशेष इस म्यूजियम में मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लाल किले आ रहे हैं तो एक बार म्यूजियम को जरूर विजिट करें। फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी काम से दिल्ली आ रहे हो, घूमने आ रहे हो किसी और पर्पज से, तो एक बार रेड फोर्ट को, लाल किले को जरूर विजिट करें, क्योंकि ये सरजमीन हिंदुस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है 2007 में। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो एक बार लाल किले को आप लोग जरूर विजिट करें मेरे कहने से, और दिन में ही करें, शाम 5 बजे से पहले पहले, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल नाज़रीन इकराम, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो आज के इस लाल किले वाले ब्लॉग में बस इतना ही था। तो लिटरली बताऊं आपको तो आज के इस ब्लॉग में मुझे बहुत मज़ा आया, और जितने भी मेरी अब तक का ब्लॉगिंग का जो सफ़र है उनमें से ये बेस्ट ब्लॉग है, ये लाल किले का। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर ब्लॉगिंग की है। अभी तक मैंने यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं लाल किले जाऊँगा, रेड फोर्ट जाऊँगा, तो यहाँ को एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन तकरीबन 10-12 साल के बाद दोबारा यहाँ पर मैं आया हूँ, और आज के इस ब्लॉग में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ देखा, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने घर वालों पर ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।